अच्छा जी, बिल्कुल पहला क्वेश्चन हमारे पास था, विच स्टेटमेंट बट फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक दफा क्विकली रिवाइज कर ले कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज आर व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है, व्हाट अदर डेफिनेशंस डू वी नो अबाउट दैट? एनीथिंग दैट कुड बी Mayyad. So we need to see for that option, and as Ahmed and Musra both agreed on D, तो हम उसमें चले जाएंगे जी। वो फिजिकल क्वांटिटी में फॉर एग्जाम्पल अगर जस्ट 10 लिखा हुआ है या जस्ट न्यूटन्स लिखा हुआ है, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर देम एज अ फिजिकल क्वांटिटी। What is the reasonable number estimate of the mass of solid sphere of copper that has a diameter of 60 centimeter? ठीक है, 60 सेंटीमीटर का डायमीटर है भाई साहब। 60 सेंटीमीटर यानी रूम जितना, तो बल्कि नहीं, सिक्स नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 100 सेंटीमीटर तक का ये टेबल है ना, ये टेबल 100 सेंटीमीटर का है ना, तो इसका मतलब हाफ से थोड़ा सा ज्यादा का पोर्शन ले लो, तो वो 60 सेंटीमीटर बनता है, तो तकरीबन 1000 किलोग्राम तक तो बनेंगे। 1000 किलोग्राम कॉपर है, डेंस मटेरियल है। अगर हमें इसका एग्जैक्ट आंसर भी निकालना हो तो उसके लिए हमें उसकी डेंसिटी की जरूरत है, डेंसिटी हमें याद नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ नहीं, देखो स्फेयर का वॉल्यूम तो हमें पता ना, 4/3 पाई आर स्क्वायर एल समथिंग करके ऐसे, पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब हमें आर है ना, लेकिन हमें डेंसिटी नहीं याद ना उसकी। हाँ हाँ, वॉल्यूम से तुम्हें डेंसिटी का अंदाजा हो जाएगा कभी। बस बस कर रहे हैं ना वो, मान लो उन्होंने बना लिया। अच्छा, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द यूनिट फॉर द सिग्मा, वेयर पी इज व्हाट, आवर आउटपुट, व्हिच मींस इट्स गोइंग टू बी वॉट्स, व्हिच इज जाउल्स पर सेकंड, जिसको फर्दर ऑन हम लोग सिंपलीफाई करके साथ साथ ही लिखते रहते हैं कि किलोग्राम क्या बनता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम होता है, वर्क डन हमारे पास एफ डी ओवर टी होता है, एफ का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड इनटू मीटर, ये पावर का आ गया। नीचे ही ए स्क्वायर आ जाएगा विच इज एरिया, तो उनका भी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे ही टाइम आ जाएगा विच इज केल्विन की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या फाइंड आउट करना है ना। हाँ, मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, इट वी आर लेफ्ट विथ किलोग्राम पर सेकंड क्यूब इनटू केल्विन। ये कौन सी ऑप्शन आ रही है? बी। देन वी हैव प्रोजेक्टाइल मोशन का इजी सेक्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हमेशा हमने कैसे अप करना है, व्हाट डाटा डू वी हैव वेलोसिटी व्हिच इज हॉरिजॉन्टल एंड वी हैव हाइट। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हम्म, 8 को 10 से, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड विच मींस यहाँ पे जी आ जाएगा, तो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज टी। तो एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टी वुड बी इक्वल टू अंडर रूट, एस हमारे पास 8 है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8। देखो क्या आंसर आ रहा है इसका, 1.3। फिफ्थ है, now I want you guys to read this question first, make your answer and then we'll discuss it। और मुझे याद करा देना वो, उन्हें बोला है आइडेंटिकल लेंथ्स हैं, breadth and height are immersed in water, which means V is going to be same for all the cubites. Okay, the cubites are held at same depth in identical orientation by vertical rods as shown in the figure. Water has density rho. The W is made up of material of density 4 and X of 2 and Y of this। अच्छा यहाँ पे देखो, विदाउट एनी थिंग अपथर्स्ट बाय वाटर तो सेम ही रहेगा सबके ऊपर, बिकॉज वॉल्यूम उनका सेम है, उनकी डेप्थ भी सेम है। ठीक है, हम कैलकुलेशन में जाके बिला वजह टेंशन लेंगे। व्हेन अपथर्स्ट क्या है, इट इज द opposite force that is being given by the object weight, वाटर जो उसके वेट के अगेंस्ट अप्लाई कर रहा होता है।
डेंसिटी सेम है हमारे पास, सबको वाटर ही अपथर्स्ट अप्लाई फोर्स ने अपथर्स्ट के बारे में हमसे पूछा हुआ है, तो अपथर्स्ट सबके लिए हमारे पास क्या रहेगी, इट्स गोइंग टू बी सेम। उसका रीजन क्या है, वॉल्यूम सबका सेम है, वर्टिकल हाइट सबकी सेम है, तो जो वाटर ने फोर्स लगाना है उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो तो सब वो बराबर ही है ना। वॉल्यूम डिस्प्लेस सबके लिए, देखो जब हम अपथर्स बात कर रहे होते हैं तो हम बॉयंट फोर्स के बारे में भी बात करते हैं। बॉयंट फोर्स की स्पेलिंग मुझे कभी याद नहीं हुई तो मैं आज भी गलत ही लिखूंगा, ठीक है। बॉयंट फोर्स क्या होती है, इट इज द फोर्स दैट जो वेट के अगेंस्ट लगती है हमारे पास, ठीक है। वेट जितना, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक सिलेंडर वाटर के अंदर पुट किया, ठीक है, उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, दैट वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हम बॉयंट फोर्स के थ्रू हेल्प आउट करते हैं। अब उसने अपथर्स्ट के बारे में यहाँ से पूछा हुआ था, तो अपथर्स्ट के लिए हमारे पास सारा डाटा क्या है, हमारे पास गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन टू अस, हम लोग सबके लिए क्या कर लेंगे, सेम आ जाएगा। डेंसिटी तो ऑब्जेक्ट की है ना, वाटर की डेंसिटी सबके लिए सेम है ना। क्योंकि अपथर्स के लिए मेनली जो मैंने आपको बताया, इट इज द फोर्स दैट इज डिस्प्ले, जो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट वाटर उसके ऊपर अपथर्स लगाएगा, जबकि उसने स्टार्ट में बता दिया कि सबके वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तो उन्होंने इक्वल वाटर डिस्प्लेस किया सबने, ठीक है। तो उसके हिसाब से या देखो, डेंसिटी तो यूं भी तो हो सकती है ना कि एक शायद कॉपर है, एक शायद ब्रास है, एक शायद वुड है, या कुछ भी इस तरह के पैरामीटर्स आ रहे हैं, बट उन सब ने अगर इक्वल वॉल्यूम डिस्प्लेस किया तो सब पे इक्वल ही अपथर्स्ट ऑफ वाटर लगेगा, ठीक है। तो नॉट सी नॉट डी, इट्स गोइंग टू बी ए, वाटर, वाटर। लेट्स सी, इसका आंसर ए बन रहा है। हाँ, ए बन रहा है, इट इज ए। आई थिंक सो आई शुड ओपन द एग्जामिनेशन रिपोर्ट एज वेल, रात को भी बोलने का मौका दिया जाए। सलमान हजरात सिर्फ सार्केस्टिकली बोल रहा। हाँ जी, सामिया, why? How would you justify? In which example is it not possible for the underlying object to be in equilibrium? Yes. और इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं? यस, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। कांस्टेंट स्पीड इज वन ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम कैटेगरी। वैसे इक्विलिब्रियम में होने के लिए रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो, तो हमने उस ऑप्शन में करना था। स्टेडी रेट आ रहा था, कांस्टेंट एल्टीट्यूड आ रहा था, और स्पीड बोट चेंजेस डायरेक्शन आ रहा, कांस्टेंट स्पीड, एंड टू बोट्स टो अ शिप इनटू एन हार्बर, तो वो टो कर रही है तो इक्वल फोर्सेस दोनों साइड्स पे लग रही होंगी, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव टू आइडेंटिकल बॉल्स आर प्रोजेक्टेड। Ahmed, I would like you to explain this question. Two identical balls are projected vertically upward from ground level with the same initial velocity. Ball X is in vacuum and ball Y is in air. Okay? One is in vacuum, one is in air. That is, ball X is not experiencing any force. भाई जो अच्छी ऑप्शन लग रही है ना उसको नहीं चूज करना, लॉजिकली भी जाए। उसने कहा बॉल एक्स रीचेस अ ग्रेटर मैक्सिमम हाइट एंड इन अ लॉन्गर टाइम देन वाई। अच्छा, उन्होंने कहा टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, वन इज इन वैक्यूम एंड वन इज इन एयर, which statement about the motion of the ball is correct? Okay, Musfira, why do you think it's option number A? अच्छा देखो, इसमें तो कोई टू पॉइंट्स नहीं है कि बॉल एक्स वुड रीच द ग्रेटर मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इसमें तो हम डिसएग्री नहीं करते। दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, तो हमारे पास आएगा ही, ए एंड बी में से कोई ना कोई ऑप्शन आएगा। एंड इन अ लॉन्गर टाइम देन वाई एंड इन अ शॉर्टर टाइम देन बॉल वाई, इसमें से आपने क्यों चूज किया ए को, मुस्फिरा? ओके। हम्म।
but the statement is ball X reaches a greater maximum height and in a longer time than ball Y. X is taking longer time. Okay. Samya, why do you, what's your option? ये ज्यादा बेटर है कि since अरे since x has traveled more distance, हमने स्टार्ट की बात कर ली ना कि मैक्सिमम हाइट है. साम्या's रीजनिंग इज मोर लॉजिकल कि सिंस वन, हमने ये तो कोई डाउट नहीं है हमें कि एक्स वुड गो फॉर अ फर्दर डिस्टेंस बिकॉज उसको ये रेजिस्टेंस नहीं एक्सपीरियंस हो रही, बट ड्यू टू दैट ऑब्वियसली इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू रीच टू दैट हाइट. ठीक है, सिंस एक्स हैज ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस सो इट वुड टेक मोर टाइम. वाई ने तो साइट वाई की हाइट तो हमने कह दिया ना कि कम ही है, तो उसकी टाइम भी कम लगेगा उसके हिसाब से. मैं तो सामने ने बोला तो ठीक ही होगा. सही है, सामने खुली हुई है. देन वी हैव, ओके व्हाट डू वी हैव फॉर 8. उसने कहा था ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम फॉर अ स्टोन दैट फॉल्स फ्रॉम अ ब्रिज इनटू अ लेक एंड sinks टू द बॉटम ऑफ द लेक. व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट द मोशन ऑफ द स्टोन. हमें टर्मिनल वेलोसिटी क्लियरली दिख रही है यहाँ पे. ठीक है, द एक्सेलरेशन इन एयर वाज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टाइम. ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी वाज रीच्ड इन एयर. नहीं, ये देखो ना यहाँ पे तो कहीं पे स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, यहाँ पे जाके स्ट्रेट लाइन हुआ है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास. ठीक है, सिंस वो भी कॉन्स्टेंट पूरा, हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी वाज रीच्ड इन वाटर. क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी थी, तो वो किसकी इक्वल होता है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के. हु हैज डन द वर्किंग ताकि हमें जल्दी से आंसर मिल जाए. नाइन्थ. फोर तो कॉमन आ जाएगा ना हमारे पास. फोर तो कॉमन आ जाएगा ना. हाँ, हाँ जी बताइए क्या वैल्यू है. नहीं, आपने डेटा क्या लिखा है. ये वाला आ गया ना हमारे पास. ठीक है, डिवाइडेड बाय 20. एंड लेट्स ट्राई मुस्फराज ग्रेडियंट, वो सॉरी एरिया अंडर द ग्राफ का फॉर्मूला लगा के देखते हैं. नहीं, एरिया अंडर द ग्राफ नहीं आएगा, ग्रेडियंट ही आएगा. ये ग्रेडियंट ही बना है, ये बेसिकली ग्रेडियंट ही बन रहा है, लंबा नहीं है बच्चा. ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1. तो ये y2 आ गया, ये y1 आ गया, ये x2 आ गया, x1 आ गया. सिर्फ सुन के लग रहा था, अदरवाइज आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, 4 - 1 into 10 raised to power 4 divided by 20. In either case, we'll get the same answer, which is 1500. Let's see. कौन सा क्वेश्चन था ये, 8 था ना. 9 B. Next is Hania. Two objects x and y form an isolated system. X and y collide and then separate. The mass of x is greater than the mass of y हमारे पास. ठीक है, तो which statement about the collision is correct, which means mx is greater than my. इसके अलावा तो कोई डाटा नहीं दिया हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम है, which means no external force would act. And third point क्या है, everything would remain conserved. Okay, okay, ठीक है, ठीक है. कंजर्व रहना है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी चला गया,
फिर है द फोर्स दैट x and y exerts on each other acts for the same length of time because F is equal to delta p over t होता है. if momentum is going to remain conserved तो F and x का रिलेशनशिप क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है. ठीक है, तो वो बराबर ही रहेगा हमारे. I think so. I would go for this equation. If this is going to be constant, so F is equals to is proportional to sorry is equals to constant over time बन रहा है, which means product of force and temperature, force and time would remain constant. So option number C. Are we clear about this MCQ? ये अब आपका एक टेस्ट भी होगा, ठीक है, full length paper का. Next is which row states whether total momentum and kinetic energy are conserved in an inelastic collision. Inelastic collision किसमें होती है, जिसमें kinetic energy conserve नहीं रहती. Okay, Ahmed, what's your opinion on this MCQ? Okay, and why? Yes. Okay. Very to the point thing. Good thing. A tennis ball is thrown vertically after the tennis ball reaches its highest point and then falls back down to the point from which it was thrown. Air resistance is significant. At which position on the path of the tennis ball is the resultant force on the tennis ball is the greatest? अब उसने क्या लिखा हुआ है, एयर रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट. उसने कहा एट विच पोजीशन द पाथ टेनिस बॉल इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन द टेनिस इज ग्रेटेस्ट. ऑब्वियसली जब एयर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी तभी उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स नहीं, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल इज ग्रेटेस्ट, विच मीन स्टार्ट में रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर होगी हमारे पास, क्योंकि इवेंचुअली जब वो टर्मिनल लॉस रीच करेगा तब तो वो जीरो पे ही आ जाएगा. तो हाँ, एट जस्ट द स्टार्ट ऑप्शन में. बाकी देख लेते हैं क्या है. व्हेन द टेनिस इज हाफ वे, नहीं, तब तो जीरो होगा. व्हेन द टेनिस बॉल इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ओके, यहाँ पे हो सकता है. नहीं नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना. हाँ, व्हेन द बॉल टेनिस बॉल इज हाफ. अच्छा, बाकी सब तुमने हाँ. व्हिच स्टेटमेंट अबाउट करेक्टली डिस्क्राइब्स अबाउट अ कपल. कपल हमारे पास क्या होता है, व्हेन इक्वल and opposite forces x on the object at an equal distance from it. So a couple is a pair of forces that x to produce rotation only. Okay, D is more eligible. Resultant forces में zero होती है क्योंकि equal forces होती हैं. A couple is a pair of force that acts on the center of gravity of an object. No. A couple is a pair of force that acts in the same direction. No. Leaving us with only one option. ये बहुत आसान पेपर है. Next हमारे पास क्या आ रहा है? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास अ यूनिफॉर्म. अच्छा, ये तो मूवमेंट वाला क्वेश्चन है. उसने क्या कैलकुलेट करने को बोला है, व्हाट टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड टू द बीम इन ऑर्डर टू मेंटेन इट इन इक्विलिब्रियम. अच्छा जी, 6 का बन जाएगा 60 इंटू 0.15 एक साइड पे. दूसरी साइड पे क्या बनेगा, 30 इंटू 0.35. क्या, मैं 30 से इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाए. आप लोग 9.8 से मल्टीप्लाई, बेसिकली वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाने हैं ना, क्योंकि 10 को कॉमन लिया और जैसे भी 10 को कॉमन लिया बोथ वुड रिमेन कांस्टेंट हमारे पास. 1.4 इंटू 9.8 इंटू डिस्टेंस आपका कितना निकला था, 0.1. 0.1 कैसे, 0.40 प्लस 0.20, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या बन रहा है, 0.60 बन रहा है. हाँ, 0.30 से 1. हाँ ठीक है, बाकी सब तो यही है ना, बाकी सब डाटा तो यही है. माइनस तो नहीं होना. हाँ, आपने 9.8 यूज किया ना, मैंने 10 लगा दिया और तो कुछ भी नहीं. हाँ जी, इस साइड का मूवमेंट क्या बन रहा था, 11.69, और इस साइड का मूवमेंट क्या बन रहा है, 8 पॉइंट. ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर लेना था, जो रिमेनिंग टॉर्क है हमें वो ऐड करना था. तो आई गेस 2.8 इज मोर एलिजिबल ऑप्शन. बात समझ में आई, दोबारा सुन लो. मतलब समझ तो सबको आई गई होगी, सिंपल मूवमेंट वाला फॉर्मूला लगाया है. क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट.
लेफ्ट हैंड साइड पे जो मूवमेंट्स लग रहे थे वो 3 किलोग्राम्स और 1.4 किलोग्राम्स की वजह से लग रहे थे, ठीक है। उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस सामने सामने दिए हुए हैं, वो हमने पुट कर दिए, दोनों ऐड होंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इज इक्वल्स टू 6 into 0.15 हो जाएगा। अब दोनों साइड्स का मोमेंटम जो मूवमेंट है वो इक्वल नहीं निकल रहा है, एक साइड पे 11.69 आ रहा है, एक साइड पे 8.82 आ रहा है। हमें दोनों साइड्स पे क्या चाहिए, बैलेंस आउट चाहिए। तो इनमें से कौन सी वैल्यू हम इन दोनों को माइनस करके देख रहे हैं, तो हमारे पास 2.82 निकलेगा। दैट इज अ डिफरेंस दैट नीड्स टू बी एडेड ऑन द राइट हैंड साइड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, डू वी अंडरस्टैंड? राइट हैंड साइड पे, क्योंकि वहां पे कम है ना मूवमेंट, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे 11 पॉइंट है ना, दूसरी साइड पे 8.8 है, हमें वहां पे बैलेंस आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत इजी सा सवाल था, इसमें तो हमें उसने बोला है कि हम यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो ये वाला हमने ओ लेवल्स में भी किया हुआ था, हमें इक्वल साइड्स पे इक्वल फोर्सेस चाहिए होते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट करने के लिए, तो नन ऑफ देम बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि किसी भी पे भी इक्वल नहीं है। देखो इसके ऑपोजिट में 60 का रिजल्टेंट आ रहा है, यहाँ पे भी रिजल्टेंट निकल रहा है हमारे पास। देखो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी तो रिजल्टेंट जीरो होगा ना, बट दिस इज 80, दिस इज 60, रिजल्टेंट 20 आ रहा है, जीरो तो नहीं आ रहा, तो ये भी तो 20 आ रहा है, दूसरी साइड पे भी तो 20 आ रहा है, वो 20 उस तरफ लग रहा है, ये 20 इस तरफ लग रहा है। ये देखो ये 20 कहाँ पे लग रहा है, इस साइड पे, ये 20 किस साइड पे लग रहा है, इस साइड पे, तो दोनों उसको यहाँ पे पुल कर रहे हैं, रिजल्टेंट जीरो तो नहीं हुआ। ये अच्छा सवाल था, ये ओ लेवल्स की याद दिलाएगा आप लोगों ने, मतलब हम इट इट वाज तकरीबन आउट ऑफ द सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा क्या था, हम सिर्फ डिफरेंस ऑफ हाइट लेते हैं दोनों के दरम्यान में कितना आ रहा होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 2, यहाँ पे कितना आ रहा है, x, या वन वन का चलो ले लेते हैं, तो 1/2 की रेशियो बन रही है हमारे पास, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, अल्फा। देखो हमने प्रेशर पढ़ा हुआ ना, इज इक्वल टू रो जी एच की इक्वल होता है, इफ डेंसिटी इज सेम, ग्रेविटी इज सेम, तो सिर्फ हाइट के साथ उसका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब उसने डेंसिटी के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करने को बोला हुआ, तो हमारे पास हाइट का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 1, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर 1:2 का बन रहा था, तो 1:2 ऑप्शन हमारे पास सिर्फ किसमें बन रही है। अब ये वाला हमने नहीं लेना था, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ हाइट सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। बाउंड्री, ये हमारे पास बाउंड्री बन रही थी, लेट मी रेज एवरीथिंग। देखो ये टोटल हाइट कितना बन रहा है, 2x, ये कितना बन रहा है, x, ठीक है, तो 1:2 ही बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए, लेट मी सी इसका आंसर क्या बन रहा है, 16 इज ए। आर वी क्लियर कि द हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ हाइट बन रहा था, हमने सिर्फ उतने पोर्शन का जो है वो लिया। अब उसने कहा डायमेंशन टू लिक्विड लेवल पी एंड क्यू, डेंसिटी सिंस इट वाज नॉट सेम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट का रेशियो हमारे पास बन जाना था। हाँ तो उसका इनवर्स है ना, वो नीचे की तरफ आएगा ना 2, और उसका 1 ऊपर की तरफ रहेगा, हाइट और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट हमारे पास सामने आपका क्या आंसर निकला था इसका, किसका? नहीं नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट 16 में, डू यू हैव एनी अदर ओपिनियन? 16 के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि कोई और इनपुट है हमारे पास, आपका क्या निकला था सामने? ए ही लिया था, यही रेशो ही लगाया था, 1:2 का ही निकला था, उस पर व्हाट डिड यू डू? इक्विलिब्रियम है, विच मीन्स प्रेशर हमारे पास क्या होना है, सेम होना है दोनों साइड्स पे, ठीक है, तो पी का फैक्टर हम लोग वहां से निकाल लेंगे। तो बेसिकली क्या बनेगी इक्वेशन,
रो जी एच पी इज इक्वल टू रो जी एच क्यू। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ पी ओवर डेंसिटी ऑफ क्यू इज इक्वल टू एच क्यू ओवर एच पी हमारे पास। ठीक है, आ गया समझ? नेक्स्ट वी हैव हियर इज, नेक्स्ट ये 95 बता रहे थे, 1/2 mv स्क्वायर का फॉर्मूला लगना था, बट एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर का फॉर्मूला लगना था हमारे पास। ठीक है, यही लगा है। नहीं नहीं, एड सब्ट्रैक्ट की बात तो हम बाद में करते हैं, एम जी एच इज इक्वल टू यही वाला लगना है ना, क्योंकि एम हमारे पास कॉमन है दोनों के लिए, एम कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, जी एच इज इक्वल टू 0.5 इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। अब आपने क्या किया है, अ स्टोन ऑफ मास इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 meters per second from a height of 12 meters above the ground. If falls vertically until it hits the ground, it is negligible. What is the kinetic energy of the ball just before it hits the ground? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी हमारे पास, सिंपल 1/mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर का भी तो फॉर्मूला लग रहा है। हम्म, तो mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर का आंसर 95 आ रहा है आपके पास। यार हमने ये वाली माइनस वाला फैक्टर उस तरफ चला जाएगा ना, ऐड हो जाएगा जाके, ये पूरा ओपन अप करो तो क्या बनता है, जी एच इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। वेलोसिटी उसने इनिशियल हमें दी हुई है, या मुझे ले जाके क्या कर देंगे 8, मैंने अभी एम माइन कैंसिल करने के बावजूद भी लिख तो दिया है गलती से, वो रहने दो, अभी हम लोगों ने क्या करना, ये रहने दो। ठीक है, तो ये क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगी, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, जी एच प्लस 0.5 वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एम को आई थिंक से रहने देना पड़ेगा हमें इक्वेशन के अंदर, है ना, क्योंकि हमें पूरी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एम जी एच और एम जी एच रहने देना उसके अंदर, थोड़ा नीट करके लिख देता है। डिड यू गाइस गेट द क्वेश्चन? अहमद, आपने सॉल्व तो नहीं किया हुआ था ना? जी, आपने 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र का फॉर्मूला लगाया, ये वही तो बनना, बात तो वही बन रही है। हाँ हाँ, क्योंकि अगर आप उसको वो 1/2 को कॉमन लेते हो तो वो जाके 2 वहीं पे बन रहा है, तो दोनों केसों में हमने दोनों तरीके कर दिए। अच्छा, आपने कौन सा लगाया, आपने सोचा कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अच्छा 95 ठीक लग रहा है। 25 - 20, हाँ तो वो भी तो वही बोल रही है, क्योंकि तुम्हारी ईगो तुम्हें इजाजत नहीं देती कि तुम सुनो किसी और की बात। नेक्स्ट, स्टूडेंट कैन रन और वॉक द स्टेयर्स फ्रॉम or walk up the stairs to our classroom. Which statement describes the power required and gravitational potential energy gain while running up the stair compared to walking them? क्या compare करना है उसने? Power को compare करना है हमारे पास। हाँ जी, मुझे रीड तो कर लेने दो। A student can run or walk up the stairs to her classroom. Which statement describes the power required and gravitational potential energy gained while running up the stairs compared to walking up them? ठीक है, so you're going for Charlie. Running provides the same gravitational potential energy and uses more power because power is equals to work done over time. इसको हम पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम लिख देते हैं ताकि रिलेशनशिप सेम आ जाए कि ये सेम ही है,
तो टाइम के साथ उसका क्या है, शॉर्टर टाइम में इट्स गोइंग टू वर्क मोर हमारे पास। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज चार्ली अगेन। क्या उसने कैलकुलेट करने को बोला है? वर्क डन अगेंस्ट वो, तो वर्क इज इक्वल टू जितना उसने उसने डिस्टेंस मूव किया होगा वही आएगा, तो डब्ल्यू इंटू क्यू आ जाएगा, एमजीएच आएगा ना। तो जो वर्क डन वही होता है जो उसके अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। अगला सवाल भी मुझे आसान ही लग रहा है। फॉर द इक्वेशन, उसने क्या बोला है, द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी कैन बी ड्राइव्ड, हाँ ए है, पावर का उसमें कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट करते हैं और इसके इक्वल पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी का फॉर्मूला में एफ की जगह पे एम ए आ जाता है, डी आ जाता है, ए की जगह पे 1/2 डी डी से कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/2 एम बी स्क्वायर की इक्वेशन आ जाती है। बिकॉज यहाँ से एफ किसकी इक्वल आता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a इज इक्वल टू एस, वही हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a, ए से कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/2 साइड पे आ गया, एम साइड पे आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसी मानो। अच्छा, ये फोर्स एक्सटेंशन का मिडिल पॉइंट अंडर ग्राफ डजंट मैटर, ओबे हुक्स लॉ। ओह वाओ, शुक्र है इसमें किसी गलती नहीं की। अगला है अहमद का फेवरेट, यंग्स मॉडुलस किसकी इक्वल होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्या डेटा लिखवाओ मुझे। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻11 है। भाई तुम पे नहीं भरोसा मुझे। कहाँ निकाला है, के तो हमारे पास दिया हुआ है उसमें, ठीक है। एरिया तो हमने निकालना है ना, वही तो पता ही तुमने अचानक से क्या। हाँ, तो के इंटू एल ओवर वाई 2.7 into 10 raised to power 4 into L, which is 2.4 divided by 1.3 into 10 raised to power 11, यही है फॉर्मूला। हाँ, सामने से रिकन्फर्म करूंगा भाई। 22 इज डेल्टा। देखो ये फॉर्मूला लगा के मुझका आंसर निकल रहा। बट यहाँ से तो आपके पास एरिया निकल रहा है ना, क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये तो एरिया निकला है, मैं तो वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। एरिया का आंसर 4.9 आ रहा होगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2.4 करना है, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है। हाँ, एक स्टेप नहीं बताया तो तुम्हारा तो उसी पे ही पूरा डायरेक्ट आंसर निकल आया था। ये लो। हाँ जी, अगला क्या है? अच्छा जी, उसने कहा लिखा है रबर कोड हैंग्स फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, अ वेट अटैच्ड टू इट्स लोअर एंड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो एंड देन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड टू zero. The force extension curve for contraction is below the force extension curve for stretching. What does the shaded area between the curves represent? अब the elastic potential energy stored in the rubber core, the thermal energy dissipated in the rubber core, the work done by the rubber core during the contraction, and work done, I guess thermal energy का ही जाएगा, that is the waste energy. Cause अगर पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 एफ एक्स स्क्वायर होता है, तो वो एरिया अंडर द ग्राफ होना चाहिए था हमारे पास। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, 1/2 एफ एक्स स्क्वायर की इक्वल होती है, बिकॉज उसने फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन दिया, तो वो एरिया अंडर द ग्राफ आना था हमारे पास। ठीक है, वर्क डन ऑब्वियसली किसकी इक्वल होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के, तो वो अप्रोक्सीमेटली सेम पॉइंट ही बन जाते हैं हमारे पास। एंड द वर्क डन द रबर ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग, वो भी वही पॉइंट बनता है, लिविंग अस ओनली वन ऑप्शन। ठीक है,
आई रिपीट अगेन, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला 1/2 Fx स्क्वायर होता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ रह ही एक ऑप्शन जाती है कि जो इनसाइड एरिया है दैट वुड बी अकाउंटेड फॉर द वेस्ट ऑफ थर्मल एनर्जी। हाँ जी साम्या, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? यही है। ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, उसने पूछा हुआ था। इसमें तो डेल्टा तो है, बट लेट्स जस्ट रीड इट। अ सोर्स ऑफ साउंड वेव्स ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज ट्रैवलिंग एज shown. In which station would the stationary observer detect the sound with the lowest frequency? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर हमारे पास क्या है, सोर्स उससे अवे जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। उसका रीजन क्या है, सी एंड डी दोनों में सेम ही है, डी में क्लियरली स्पीड ज्यादा है। 25 वाले में हमें सिंपली उसकी वो देखनी थी, अब वेवलेंथ मैंने आपको याद करने को बोली नहीं, कौन सी वेवलेंथ बनती है ये? चार्ट। फिर है transverse water waves has a frequency of 15 hertz, a wavelength of 0.12 meter and an amplitude of 4 millimeter. अच्छा जी, उसने हमें वेवलेंथ दी हुई है, ए दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी इन अ टाइम ऑफ 0.5 सेकंड? साम्या, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस वन? हम्म। आंसर क्या है? आपका आंसर क्या है? 120, दैट इज सी। अब MCQ कौन सा ये? 26, ओके। अहमद आप देखिए। ओके, क्या है कैलकुलेशंस बताइए। 1/, हाँ 1/15 से आपका टाइम पीरियड आया। ये क्या है? 0.067, ये टी आ गया। फिर एस इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला लगा दिया। जी बताएं, नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाँ जी, क्या आया? नंबर आ गया हमारे पास यहाँ पे 7.4, ये नंबर आ गया मेरे पास। हाँ जी। 0.12, वो तो वो मिलीमीटर्स। क्यों? 4 into 7.4 into 0, लेकिन वो 0.12 भी तो है, फिर उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 120 आ जाएगा, इंटू 120। देखो क्या बन रहा है। नहीं, सबको मल्टीप्लाई भी तो करना है ना। ऑब्वियसली 120 मिलीमीटर तो नहीं निकलेगा तो। हाँ। नहीं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अप एंड डाउन हमारे पास कितनी हो रही है उसकी? 4, क्योंकि उसने वर्टिकल डिस्टेंस में उसके अंदर बात की हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड वाज 4 टाइम, इनटू एम्पलीट्यूड कर दिया, दैट इज 16। फिर सामया वाला सेक्शन लेके हमने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकाल लिए व्हिच वाज 7.4। तो 16 इंटू 7.4 कर देंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। देन 27 था, ये तो उसने हमें से क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? उसने क्या पूछा हुआ है? A wave is formed on a string. A student plots a graph of the variation of displacement d with time t for a point on the string. The student marks 2 points x and y on the graph. Which property of the wave is represented by the distance along the horizontal axis? पे तो हमारे पास टाइम ही होता है हमेशा, तो पीरियड ही होगा। इसमें क्या लड़ रहे हो? A stationary wave is set up in a stress string with distance is equal to the wavelength of the wave. डबलिंग करने से होता है हमारे पास आई गेस, क्योंकि नोड टू नोड हाफ वेवलेंथ होता है, टू नोड्स हमें चाहिए होंगे। तो डबल द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एंटी नोड है। अगले में पहुंचा हूँ।
इसमें वो एक्स ओवर लेमडा का फॉर्मूला ही लगाओगे तुम, और क्या होगा। हाँ, दिखने में मुश्किल लग रहा था। हाँ। What do we have here? अच्छा जी, the data that we have here is, let's see कि डाटा उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है। We have P and Q हमारे पास 80 मिलीमीटर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी हुई है। Slit separation from the slit to distance is 4 millimeter, sorry 4 meter. What is distance? सबसे पहले हम लोग वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, C over F, which is 3 into 10 raised to power 8 over frequency कितनी है हमारे पास, 1.5 into 10 raised to power 12। जल्दी से आंसर बताएं, इसका क्या आ रहा है, 2 into 10 raised to power -4। फिर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, लेमडा डी ओवर डी। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 2 into 10 raised to power -4। और जो ये वाला डिस्टेंस है ये कितना है, 4। और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 मिलीमीटर, तो ये बन जाएगा 0.08। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 0.01 और 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि उसने हमें क्या बताया हुआ है, एन इंटेंसिटी सेंसर इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन एट द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न सच दैट द इंटेंसिटी रीडिंग इज मैक्सिमम। द इंटेंसिटी sensor is moved along the screen. The sensor travels to intensity minima, to intensity maxima and stops in the middle। ठीक है, तो सेंसर ने क्या, हमारे पास फ्रॉम द सेंट्रल, सेंटर में हमेशा क्या होता है, मैक्सिमाज होता है, ठीक है। उसने लिखा हुआ है कि द सेंसर मूव्स फ्रॉम एज अ सेंसर इज प्लेस्ड ऑन स्क्रीन एट द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, व्हिच मींस यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा हमारे पास। सच दैट इंटेंसिटी रीडिंग इज मैक्सिमम, ऑब्वियसली आगे बता भी दे कि वो मैक्सिमम है। The sensor is moved along the screen, travels through two intensity minima, two intensity maxima and then stop। तो ये 2.5 का फैक्टर बन जाएगा आगे हमारे पास, मैक्सिमा टू मैक्सिमा 1, मैक्सिमा टू मैक्सिमा देन 1, एंड देन सेंटर से वो ऑलरेडी ये था, तो 2.5 का फैक्टर बन जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 2.5 क्या बनेगा हमारे पास, क्योंकि 2 फुल फ्रिंजेस आएंगी हमारे पास प्लस हाफ फ्रिंज आएगी, ठीक है। ये देखो 2 इंटेंसिटी मिनिमा एंड 2 मैक्सिमा, 2 कंप्लीट और एक हाफ जो सेंटर से हमारे पास आ रही है। एक्स हमने निकाल लिया ना, हाँ एक फ्रेंच के डिस्टेंस, नहीं जो वो डिस्टेंस होता है कि फ्रॉम वन मैक्सिमा टू द अदर मैक्सिमा, ऊपर नीचे दोनों साइड्स के ऊपर हमारे पास होता है। नहीं नहीं, वो फ्रिंज स्पेसिंग है ना, फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है, फ्रॉम वन मैक्सिमा टू द अदर मैक्सिमा। नॉर्मली हम उसको सेंटर से भी ले लेते हैं समटाइम्स, के सेंटर से उसका मैक्सिमा का डिस्टेंस कितना बन रहा है, तो 2.5 इंटू 10 ही कर लेते हैं क्योंकि मिलीमीटर्स में ही दिया हुआ है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 मिलीमीटर आ जाएगा। वैसे मैंने आंसर देखा था, मुझे फिर भूल गया क्या था इसका। हम एमसीक्यू कौन सा कर रहे हैं, विच मैक्सिमम, कौन सा था, 29, 29 इज सी, हाँ 25 बन रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसने कहा था वेवलेंथ। बेटा यूं देख लो ना, अगर ये हमारे पास सेंटर मैक्सिमा बन रहा है, उसके बाद क्या आएगा, मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ठीक है। फिर उसने कहा है दो मैक्सिमाज उसने पास आउट किए, तो ये टोटल 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास टोटल बन रहा है, 2.5 हमारे पास बन रहा है, ठीक है। दोबारा सुन लो, उसने मैक्सिमा से स्टार्ट किया, सेंट्रल मैक्सिमा था, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, मिनिमा, ये तो उसके साथ वाला था ना, बिल्कुल ठीक है। फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ठीक है। तो 2.5 डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है
इनटू फ्रिंज स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 आ गया। नेक्स्ट उसने कहा है क्या vibrating ball produces surface water waves in a ripple tank. The wavelength of the wave is 5 and they pass through a gap of width 20 centimeter. Which chain will increase the diffraction? हमें increase करनी है तो हमें wavelength को increase करना है, तो decreasing the frequency of the wave से wavelength automatically क्या हो जाएगी increase. What is an electric current flow of charge? Rate of flow of charge नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, flow of charge लिखा हुआ। अच्छा जी, what answer do we have? Option number, मेरा भी 0.75 ही निकला था, 32। ओके, डाटा दे मुझे। NAQV का फॉर्मूला लगेगा, थ्री मल्टीप्लाई बाय 0. ओके, हाँ बता बट 3 into 0.5 स्केयर का क्या लॉजिक लगाया आप लोगों ने? NAQV का ही आना था ना, I is equals to NAQV का फॉर्मूला होता है। सही है, सही है, सही है। सो I जो होता है हमारे पास फॉर्मूला के, I का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एरिया इनटू वेलोसिटी के हमारे पास, ठीक है, विच मींस पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इंटू वी हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास न्यू डायमीटर कितना था, 0.5 डी था ना, तो पाई इंटू 0.5 डी का स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। 0.5 क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 नीचे आके 1/16 बन जाएगा, तो 1/16 पाई डी स्क्वायर ओवर 4, ये हमारे पास ओरिजिनल एरिया की वैल्यू थी हमारे पास। तो जो न्यू करंट है इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया की वैल्यू क्या निकली थी, पाई डी स्क्वायर ओवर 16, और वेलोसिटी कितनी है 3v, तो 3/16 साइड पे हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर साइड क्या, हाँ 3 into 16 होगा, बाकी सबको समझ में आ रहा है ना, उसको हम बाद में होश में लेके आते हैं। इनटू वी हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वाला ही रहेगा। तो 3/16 का हमारे पास क्या आ रहा है, बल्कि सॉरी 4 भी तो हमें यहाँ पे लेके जाना है, तो 4 हमें यहाँ पे रहने देना, तो 3/4 आएगा, 0.75 ही होता, 0.75 आएगा। ओके 33। बट मुझे आपका समझ में नहीं आया, व्हाई व्हाई डिड यू डू दैट? मतलब यू डायरेक्टली सेट के 3 into 0.5 स्क्वायर कर रहे हैं। आपने n इज इक्वल टू आई क्यू वी से ही निकाल के क्वेश्चन किया है ना, तो फिर डायरेक्ट तो ना हुआ ना। अरे वी नीड द एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग ना, 4 दिनों के बाद फिर भूल जाओगे कि ये मैंने आंसर कैसे निकाला। नेक्स्ट इज हमारे पास कितना है, 33 है हमारे पास। A fixed resistor and a diode are combined by connecting them in series. तो ओ ओ ओ बच गया। अच्छा जी, a fixed resistor and a diode are combined by connecting them in series. The total potential difference across the combination is varied and corresponding current is measured. Which graph, अच्छा सीरीज में है तो डायोड सिर्फ तभी कंडक्ट करेगा जब उसको 0.75 वोल्ट मिलेगा, उसके बाद वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है। आई रिपीट, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डायोड कंडक्ट्स व्हेन इट हैज अ सर्टेन वोल्टेज। फॉर सिलिकॉन इट्स 0.7 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट्स 0.3 वोल्ट, उसके बाद ही वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। हाँ जी, व्हाट डू वी हैव फॉर 34?
उसने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज V, द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर इज, पावर उसने दिया हुआ है, the potential difference across the resistance then changes to a new value with the new potential difference, the energy transferred to the resistor in a time of 2.25 is 45 joules. What is the new potential difference across it? हाँ जी साम्या। ओके, वर्किंग। पहले तो हम यहाँ से पावर निकाल लेंगे उसकी, 45 डिवाइड बाय 2 करके क्या आता है, 45 डिवाइड बाय 2.25 से क्या आ रहा है, 20 जाउल्स, सॉरी 20 वॉट्स। वी स्क्वायर ओवर पावर, पावर इज तो वी स्क्वायर ओवर आर होता है, आर इज वी ओवर वी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पुट किया, पी वी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया, तो आर किस में, इसमें वी स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और एक वी स्क्वायर ओवर 20 बन जाएगा, यही किया है। हाँ, फिर यहां से दोनों को आपस में रिलेट करेंगे, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर 20, सॉरी वी स्क्वायर ओवर वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ओवर 5, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एस इज इक्वल टू 2 इंटू वी वन, ये रिलेशनशिप आ गया। हाँ जी मुस्रा, आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कोई सिंगल। अच्छा उसने क्या बोला हुआ है, the diagram shows the part of a circuit that uses a tram potentiometer wire to measure potential difference। अच्छा पहले हम उसका आंसर तो देख लें, 34 का क्या था, बी। हमने क्या निकाला है, बी निकाला। ओके, the potentiometer has a wire XV, has a length L1, it is connected to a cell of known electromotive force that has an negligible internal resistance, terminal P and Q are connected to the external potential difference to be measured. The length of the potentiometer wire between X and Y is L2. The ratio of L1 and L2 is used to determine the potential difference between P and Q in terms of E, which करंट जीरो होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने वो क्या था ना, नल नल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर हमें क्या दे, जीरो का रिजल्ट दे। सो वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट जहां पे वो नल पॉइंट आ रहा होता है उसके अंदर। डू वी अंडरस्टैंड दिस, जो हमने किरचॉफ रूल किए थे ना, वहां पे हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा था कि हमने अगर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है या अननोन ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, so we have to make sure to find a point where the current becomes zero, even the circuit is still working, but उस पॉइंट के ऊपर करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए हमारे पास। अच्छा जी 36 है, उसने बोला है कि this statement about the circuit is not correct, which option, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ क्योंकि वो तो अटैच्ड ही क्रॉस वोल्ट मीटर है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 37 का मेरा ये निकला था, सी निकला था, आई रिमेम्बर। हाँ, क्योंकि सेम सेम है ना हमारे पास, तो ई इज इक्वल्स टू आई इंटू आर माइनस आर होता है। आई, हाँ स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर होता है, सॉरी प्लस का साइन होता है हमारे पास, है ना। टोटल ईएमएफ जो होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस जो पोटेंशियल के क्रॉस आ रहा होगा, तो प्लस के साइन ही आता है, और प्लस का ही आता है ना, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, आई आर प्लस कैपिटल आई आर का आता है। देन वी हैव, अच्छा व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल, क्या होता है हमारे पास, 9 पॉइंट इलेक्ट्रॉन होता है ना हमारे पास, तो बीटा 9.1 इसमें वो आ जाएगा।
What is the name of the group of class particles containing mesons and the name of the group of the particles containing barons? Barons जो है हमारे पास किस में आते हैं? हाइड्रॉन्स की कैपेसिटी में आते हैं। फिर उसने बोला था मैग्नीशियम न्यूक्लियस डिकेज बाय एमिटिंग टू पार्टिकल्स, द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज ऑफ सोडियम, व्हिच मींस मास में कोई चेंज नहीं आया। ये इट हैज डिक्रीज बाय 1। तो बीटा पॉजिटिव डिके ही होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा हमारे पास। बीटा पॉजिटिव एंड न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो हमारे पास होता है।